नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने आज 95 मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात को पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ जुड़ने का माध्यम बताया और G20 की अध्यक्षता पर चर्चा की। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि 3 दिन बाद यानी कि 1 दिसंबर से भारत G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा मौका बनकर आया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मन की बात में स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप और प्राइवेट स्पेस सेक्टर पर भी चर्चा की और कला एवं संगीत को मानवता की पहचान बताया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। आज भी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम धामी, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी करेंगे प्रचार। तो एमसीडी चुनाव में प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। तो देखिए, एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में और उससे पहले कई दिग्गज चेहरे इस वक्त बीजेपी ने दिल्ली की गलियों में उतार रखा है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए कल से नजर आ रहे हैं। आज भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो कई दिग्गज चेहरे इस वक्त दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगे हुए हैं। तो हर पार्टी अपनी ताकत आजमा रही है और लगातार ये जोर आजमाइश में लगी हुई है कि जनता उनके पक्ष में वोट करे। तो वहीं कई सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने अपने उतारे हुए हैं। तो कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये चुनाव प्रचार किया। गुजरात में चुनाव प्रचार का सुपर संडे। गुजरात में बीजेपी आप कांग्रेस का धुआंधार चुनाव प्रचार। आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं। गुजरात में 7 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं गुजरात के जामनगर में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज गुजरात पहुंचेंगे। नर्मदा जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे खड़गे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए, धुआंधार एक के बाद एक रैलियां और तीनों ही पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है और इस वक्त धुआंधार रैलियां करती हुई, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही तरफ से लगातार चुनावी जनसभाएं, चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कमान संभाल रखी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की कमान सीएम अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। और इसके साथ ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार करते हुए अशोक गहलोत उनके साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची, जहां राहुल गांधी का एक खास अंदाज नजर आया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इंदौर के महू में बाइक राइडिंग करते नजर आए। राहुल गांधी की बाइक राइडिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी आगे रास्ता खाली करवाते नजर आए। तो वहीं राहुल गांधी के पीछे उनके समर्थक उनके पीछे तिरंगा लेकर दौड़ लगाते नजर आए। पटियाला में नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 6 किलो अफीम बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है और आसपास के राज्यों में अफीम तस्करी का कार्य करता है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। संगरूर के बालद कला गांव में जेल से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने पहुंचे बेटे ने जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मृतक के बेटे ने जेल प्रशासन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मृतक के बेटे की माने तो उनके पिता को दिल की बीमारी थी और उन्होंने कई बार जेल प्रशासन से इलाज के लिए अर्जी लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि मृतक और उसका बेटा पिछले 19 महीनों से पटियाला जेल में सजा
काट रहा था, जहां दिल की बीमारी के कारण कैदी पिता की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है, जहां तमाम पार्टियों के नेता और अपने मंत्री अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना साधने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी ही जीत होगी, जबकि यहां से बीजेपी का पत्ता साफ होगा और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उत्तर में तरह तरह का सामान रखे, उससे लोगों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो 8 सालों में पूरी तरह से भाजपा और भाजपा के सभी नेताओं को समझ चुके हैं कि ये कथनी और करने में इनका अंतर नहीं है, फर्क है, अंतर नहीं होना चाहिए। और ये फर्क करके सब लोग को ठगे, किसान को ठगे, मजदूर को ठगे, व्यापारी को ठगे, नौजवान को ठगे, विद्यार्थी को ठगे। हम जिस विभाग के मंत्री हैं, यहाँ पर मनरेगा में जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनके लिए पैसा इनके पास नहीं है। हमने जो काम किया है उसकी मजदूरी के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसमें मटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं? जब जो गरीब है 2 जून की रोटी के लिए तरसता है, उसके लिए भी अगर काम का बंदोबस्त और काम की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कौन काम ही कर सकते हैं रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए कुढ़नी का उपचुनाव है और इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां तेजी से चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो मंत्री श्रवण कुमार के बोल भी नजर आए हैं, जहां पर वो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जो देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में जो कुढ़नी विधानसभा में होने वाला जो उपचुनाव है, उसमें सारे तमाम पार्टी के नेता और उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। अब इसी बीच श्रवण कुमार भी वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरा बीजेपी पर बोला और उन्होंने कहा कि कुढ़नी उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी जीत तो होगी ही, अब बीजेपी का तो पत्ता साफ है। अब आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में उनका नॉमिनेशन मिल जाएगा। अब बता दें कि उन्होंने चैलेंज भी किया है कि 2024 और 25 में बीजेपी का अब पत्ता साफ है। और इन्होंने यह भी कहा कि देख लीजिए हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी का क्या हाल रहा। अभी जो होने वाली जो चुनाव चल रही है 2 स्टेटों में, वहां पे भी बीजेपी की कहानी खत्म है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन राजगीर में किया गया, जहां किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों से लोग राजगीर पहुंचे। इस महापंचायत में किसान बसों, ट्रकों के अलावा ट्रैक्टरों से भी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तो वहीं किसान महापंचायत में शामिल हुए किसानों ने एक स्वर में कहा कि किसानों के अधिकार और लड़ाई के लिए अब आंदोलन का आगाज होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद यादव और संचालन किसान नेता उमराव प्रसाद निर्मल ने किया। साथ ही किसान महापंचायत में हरियाणा के किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे देश के किसान एकजुट हों। केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है, जिस कारण पूरे भारत के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए कल किस तरह से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में बिहार में भी किसान महापंचायत की ये तस्वीर देखने को मिली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों को के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर देखिए बिहार के जो नालंदा में जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा का जो तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसमें बिहार समेत बहुत बाहर के भी दूसरे स्टेट से भी किसान पहुंचे थे। यहाँ तक कि हरियाणा से चलकर आए हुए किसान नेता गुरुनाम सिंह जो चढ़नी ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरे देश के किसान को अब एकजुट करने के लिए। देखिए जो इनकी समस्या, जो मूल समस्या है, जो केंद्र सरकार का जो सौतेला व्यवहार है, इसको लेकर अब प्रत्येक स्टेट में
किसानों को अब एकजुट किया जा रहा है कि अब किसानों के लिए और बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोला जाए। इसलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है और जब से बीजेपी की सरकार बैठी है तब से किसान रुष्ट दिख रहे हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि बहुत देखिए बिहार का जो किसानों का जो हाल है कि अभी वो खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, तो बहुत ऐसा मामला सामने आता है। तो किसानों के प्रति ना बिहार सरकार की ध्यान जा रहा है और ना केंद्र सरकार का। उदासीनता का शिकार बनते जा रहे हैं बिहार के किसान। इसके साथ ही साथ मनोज, जब इस महापंचायत का आयोजन किया गया, इस पंचायत के द्वारा किन किन मुद्दों को उठाया गया, इसके साथ ही साथ क्या वहां पर भी ज्ञापन सौंपने जैसा कार्य किया गया? देखिए, बैठक में खाद डीपीएसी की खुली लूट जो हो रही है, किल्लत हो रही है, धान आदि की फसल में जो लूट हो रही है और बढ़ती महंगाई का निजीकरण जन समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। देखिए, उसमें ये था कि जो खाद वगैरह जो है जो बिहार में उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जो किसान जो इतने मेहनत से कड़ी धूप में इतनी मेहनत करके जो धान उपजते हैं उनका सही रेट नहीं लगाया जा रहा है। और जो केंद्र से जो सूची बन के आती है उसी सूची पे बिहार सरकार भी लेना शुरू कर दी है। तो ये किसान कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ी तो फिर हमारे सिस्टम में क्यों नहीं महंगाई को देखते हुए दर को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए ना, बिहार में खाद की जो लेकर किल्लत को है, अब नेपाल से दूसरे देश से खाद मंगाना पड़ रहा है बिहार में। इसके लिए कई बार बीजेपी के नेता जो है सांसद जो आरके सिंह ने भी कहा कि अब बाहर से खाद मंगाना पड़ रहा है। तो इन्होंने भी अपने बीजेपी के सांसद आरके सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को भी अपने उस पार्टी के दल के वरीय नेताओं को भी कोसा कि दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए। तो इस तरह का सिलसिलाएं बनती जा रही है। ठीक है मनोज, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं बिहार के सुपौल में एक गांव में भीषण आग लग गई जिसमें 8 परिवार के घर जलकर राख हो गए। ये पूरी घटना छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया गांव की है। तो वहीं आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते एक परिवार की बेटी के विवाह के लिए रखे सारे सामान भी जलकर राख हो गए। तो वहीं घटना की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो 8 परिवार के घर जलकर खाक हो गए। तो काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो एक गांव में ये भीषण आग लगी। तो बिहार के सुपौल का ये पूरा मामला है जहां 8 परिवार के घर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी, इन कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है। देखिए, 8 परिवार का घर जल गया है और इसमें कई लाख की नुकसान है और सब आवासीय घर है। और विशेष तौर पे एक परिवार के ऐसी भी है जो अपनी लड़की की शादी के लिए सारा सामग्री इकट्ठा किया था और उस घर में भी आग लगा, उनका सारा सामान जल गया ग्रामीणों द्वारा। और उनके बाद फिर वो जो होंडा होता है खेत में लगा हुआ था तो वह भी लगा के ग्रामीण ने मशक्कत करके बुझाया। फिर बाद में दमकल भी यहाँ पहुँची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। देखिए, 8 परिवार का घनी बस्ती थी, इसलिए मैंने 3 गाड़ी मंगवा लिया था कि आग नहीं फैले, बेकाबू नहीं हो। कुल 8 घर जलने की बात सामने आई है। इनके लिए हमने सीओ साहब से बातचीत किया है और सीओ साहब तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। हम सब मिलकर इनसे जितना भी हो सके यथासंभव मदद करेंगे। बिहार के मधुबनी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां बाइक और पिकअप की टक्कर में 2 भाइयों की मौत हो गई। ये पूरी घटना हर थाना क्षेत्र के हिसार गांव की है। वही घटना में मृतकों की पहचान विनोद कुमार और प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। हिसार थाना से आए हैं, खिहर थाना से आए हैं। वो भी गाँव से आ रहा था, बच्चा बीच में एक्सीडेंट कर गया। कितना उम्र के आदमी था? करीबन एक को 25 होगा, एक को 22 होगा। क्या नाम है दोनों का, मृतक का? एक को विनोद नाम है, एक को प्रमोद नाम है। 2 आदमी की मौत हुई है। 2 आदमी की मौत हुई है। कहाँ से आए आप लोग? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है। देश की जेलों में गरीब अशिक्षित कैदियों की भरमार, मामूली अपराधों वाले विचाराधीन कैदियों की भरमार है जिनकी हालत अधिकतर दयनीय और अमानवीय है। इसके निदान के लिए कानून के राज की सही प्रक्रिया जरूरी है। राष्ट्रपति का इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करना उचित। देश विकास की ओर ऐसे में और जेल की क्या जरूरत।
उनके इस मूलभूत प्रश्न पर समुचित विचार व कार्रवाई जरूरी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है, जहां देश की जेलों में बंद कैदियों को लेकर चिंता जाहिर की है। तो देश के विकास की ओर ऐसे में और जेलों की क्या जरूरत है, ये सवाल पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उनके इस मूलभूत प्रश्न का समुचित विचार और कार्रवाई जरूरी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ट्वीट किया है कि देश की जेलों में गरीब अशिक्षित कैदियों की भरमार है। तो उन्होंने ये चिंता जाहिर की, मामूली अपराधों वाले विचाराधीन कैदियों की भरमार देखने को मिलती है, तो जिनकी हालत अधिकतर दयनीय व अमानवीय होती है। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे कैदी जेल में बंद हैं। इनके निदान के लिए कानून के राज का सही प्रणाली का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है और एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता जाहिर की है। तो देश की जेलों में बंद कैदियों को लेकर, जिनके केसेस अभी विचाराधीन हैं, जो मामूली मामलों में कैद हैं, उनको लेकर चिंता जाहिर की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश दौरों की तारीखों में बदलाव किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ब्रांडिंग के लिए तय हुई टीम 13 मंत्री 33 IAS विदेश में करेंगे रोड शो। विदेश जाने वाले मंत्री और अधिकारियों की टीम छोटी की गई है। तो मुख्यमंत्री के दौरे में OSD और कुछ अन्य अधिकारी होंगे शामिल। 9 से 19 दिसंबर के बीच होगा यूपी की टीमों का विदेश दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों की तारीख अभी नहीं है तय। तो 16 से 19 दिसंबर तक नीदरलैंड और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 9 से 14 दिसंबर तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना जाएंगे। तो 9 से 14 दिसंबर तक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना टोरंटो, मॉन्ट्रियल और लॉस एंजलिस जाएंगे। तो देखिए, तारीखों में बदलाव किया गया, इसके साथ जो टीमें हैं उससे भी छोटी की गई हैं। 16 से 19 दिसंबर तक नीदरलैंड और फ्रांस दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। तो 9 से 14 दिसंबर तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना जाएंगे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 9 से 14 दिसंबर तक टोरंटो, लॉस एंजलिस का दौरा करेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है और किस तरह बड़ी संख्या में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश लाया जा सके, इस कोशिश में लगी हुई है। देखिए, फरवरी में ये पूरा इन्वेस्टर समिट है, जिसमें देश विदेश से इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश आएंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। और इसीलिए तमाम देशों में जाकर मंत्री और IAS अधिकारी इस दौरान रोड शो करते हुए नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश में आमंत्रण भेजते हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार और भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और जिस तरह से इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी चल रही है, फरवरी में यह कार्यक्रम होना और उससे पहले जिस तरह से विदेश दौरा लगाया गया, अब उसकी तारीखों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ जो टीमें हैं वो भी छोटी कर दी गई है। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके से लगातार उसकी तैयारी की गई, कल देर शाम औद्योगिक विकास मंत्री नंद कौर नंदी ने तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो टीमें हैं, जो टीम थी जहाँ पे पहले करीब 2 दर्जन के आसपास जो मंत्री थे, उनको जहाँ था करीब 40 के आसपास आपके अधिकारी थे जो उन मंत्रियों के साथ विदेश दौरे पर जाए थे, उनको छोटा किया गया है और करीब 13 मंत्रियों को अब जिम्मा सौंपा गया है कि 13 मंत्री जाएंगे और 33 के करीब अधिकारी जो हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के जो OSD हैं
हैं और मुख्यमंत्री जो निजी सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, उनको भी जिम्मा सौंपा गया है कि आप भी इस दौरे पर जाएंगे। तो करीब अब माना जा रहा है कि जो पहले 28 नवंबर से शुरू होना था दौरा, अब वो 9 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक रहेगा और तमाम विदेशी दौरे पे तमाम मंत्री और अधिकारी साथ रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूएस और यूके के दौरे पे जाना है, पर उनकी तिथि अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि दिसंबर में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव भी होने हैं, जिससे कि एक सेमीफाइनल के तरह देखा जाएगा 2024 के पहले। तो उस दौरान का जो मंत्री हैं उनको भी ड्यूटीज लगाई जाएंगी, निकाय चुनाव को भी हल्के में नहीं लिया सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर जो टीम है, जो मंत्रियों की जो टीम थी, उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है। अगर हम आपको बताएंगे करीब 9 से 19 दिसंबर तक की ये दौरे पे रहेंगे। 12 से 13 दिसंबर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान यूएई में रहेंगे। तो वहीं अगर हम बात करेंगे 16 से 19 दिसंबर केशव प्रसाद मौर्य नीदरलैंड और फ्रांस के दौरे पे रहेंगे। 9 से 14 दिसंबर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना के दौरे पर रहेंगे। वहीं 9 से 14 दिसंबर तक अध्यक्ष सतीश महाना टोरंटो और मॉन्ट्रियल और लॉस एंजलिस के दौरे पर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताया कि वित्त मंत्री उरेश खन्ना और आपके ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी विदेश दौरे पर जाएंगे। तो तमाम वो मंत्री हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो सहयोगी पार्टियों के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में शामिल हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया। खास तौर से पहले मंत्री को जिम्मा दिए गए थे। अब उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के